अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कपतक्की और आप सबको मेरे इस शो हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आज दोबारा से मैं आप लोगों के लिए एक नए उन्वान पे बात करूँगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एज़मा। एज़मा यानी दमे की बीमारी। तो दमे की बीमारी क्या चीज़ है? क्यों होती है? किस वजह से होती है? इससे हम किस तरीके से बच बच सकते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दमा होता क्या है? दमा जो है वो बेसिकली आपको साँस लेने में तकलीफ़ होती है जिसके अंदर आपकी जो साँस की नाली है उसके अंदर किसी भी वजह से सूजन आ जाती है और आपकी साँस की नाली इतनी पतली हो जाती है कि हवा अंदर-बाहर आपके फेफड़ों में नहीं जा पाता और इसी को हम आम ज़बान में दमा कहते हैं। आइए बात करते हैं ये दमा होता क्यों है? स्पेसिफ़िकली तो हमें खुद भी नहीं पता कि किसी इंसान के अंदर दमा होता किस वजह से है। लेकिन दमा उन लोगों को बहुत आम तौर पे हो सकता है जिसको किसी भी किस्म का एलर्जी का मसला हो या उसके फैमिली के अंदर पहले से दमा की बीमारी मौजूद हो या उनके मदर या फादर को किसी को किसी किस्म की एलर्जी का मसला हो या फिर वो किसी ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पर बहुत केमिकल का इस्तेमाल, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का इस्तेमाल हो, तो वो भी आपके लंग्स के अंदर दमा करवा सकते। उसके अलावा अगर बचपन में आपको किसी तरीके का लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस का जो निमोनिया होता है वो बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होता है, तो वो आगे जाके दमा डेवलप कर सकते हैं अपने जिस्म के अंदर। उसके अलावा अब हम बात करते हैं दमा जो होती है वो किस किस चीज़ों से ट्रिगर होती है। अगर आपको एक दफ़ा दमा हो गया है ज़िंदगी में तो वो मुकम्मल तौर पे कभी सही नहीं होती। दवाइयों से उसको आप कंट्रोल ज़रूर रख सकते हैं लेकिन उसका मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम ट्रिगरिंग फैक्टर्स कहते हैं, जैसे कि हवा के अंदर पॉलन होते हैं, डस्ट होता है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हो, कोई स्मेल हो, कोई धुआँ हो, इवन सर्दियों के अंदर दमा बहुत बढ़ने लग जाता है। उसके अलावा जो है अगर आप एक्सरसाइज के बाद दमा बढ़ सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपका दमा बढ़ सकता है। ये सारे दमा के ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। दमा तकरीबन 5 तरह की होती है। एक तो ये होता है कि एक्सरसाइज के बाद अगर आपको दमा हो रहा है, एक है कफ के बाद अगर कफ वेरिएंट एज़मा, यानी उस दमे के अंदर सांस की तकलीफ इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती लेकिन आपको खांसी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा एक तो टिपिकल जो दमा है जिसमें आपको सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल एज़मा है, जो अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर इस तरीके के केमिकल का इस्तेमाल होता है जो आपको दमा करवा सकता है। जो आखिरी तरीके का दमा होता है वो दमा के साथ-साथ सीओपीडी के भी कुछ अलामात मौजूद होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दमा के मेन अलामात के। दमा के जो मेन अलामात है वो सबसे पहले तकलीफ़ से लेना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा खाँसी होना, सीने में से सीटी की आवाज़ आना, जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइट महसूस होना, ये सारे दमा के अलामात हैं। इसमें हम कौन से किस्म के टेस्ट करवा सकते हैं? मोस्ट कॉमनली हम ब्लड के टेस्ट के अंदर अगर ईज़नोफ़िल्स बढ़े हुए हैं सीबीसी के अंदर, या हम इसमें आईजीई लेवल्स करते हैं, वो नॉर्मली एलर्जी के अंदर बढ़े हुए आते हैं, तो ये आपको बताते हैं कि आपको दमा है। उसके अलावा हम एग्ज़ामिनेशन पे जब हम उनको स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं तो उसमें हमें एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। उसके साथ-साथ पेशेंट खुद ही कुछ कंप्लेन कर देता है कि उसे साँस लेने में मसले हो रहे हैं। उसके अलावा जब हम चेस्ट एक्स-रे या सीटी स्कैन करवाते हैं तो उसमें भी हमें कुछ सिम्पटम्स पता चल जाते हैं। इसका हम किस तरीके से इलाज कर सकते हैं? सबसे कॉमन जो इलाज है वो इन्हेलर्स के ज़रिए होता है। इन्हेलर्स 2 किस्म के होते हैं। एक एक्यूट इन्हेलर जो होता है जब आपको दमा का अटैक आता है, जो एल्ब्यूटरॉल होता है नॉर्मली, उसको आप इस्तेमाल करते हैं और आपका जो साँस में तकलीफ़ है उसमें आपको आराम देते हैं। और कुछ लॉन्ग टर्म इन्हेलर्स होते हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड भी मौजूद होता है, जो आपको वक़्तन-फ़वक़्तन या रोज़मर्रा या जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आएँ उस दौरान लेना होता है ताकि वो आपके दमे में आराम दे। बाकी अगर आपको दमा है तो आप नेबुलाइज़ भी करते हैं। इसके साथ-साथ आप एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेते हैं, मोंटेलुकास के साशे आते हैं, वो उसका आप इस्तेमाल करते हैं। दमा एलर्जी की वजह से होता है तो आप एलर्जी को कंट्रोल करने की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो लेते हैं। और सबसे लास्ट में अगर किसी भी चीज़ से दमा कंट्रोल नहीं होता तो आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टेरॉइड टैबलेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इन चीज़ों से बचना कैसे है? दमा से बचने का खाली एक ही ज़रिया है कि जितने भी इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, आपको जिन जिन चीज़ों से एलर्जी होता है, किसी समटाइम ये भी होता है कि गाय के गोश्त खाने से भी एलर्जी ट्रिगर करता है।
तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर आपको पता है आपको सर्दियों में दमा होता है, तो आपको एंटी एलर्जिक दवाइयाँ सर्दियों में इस्तेमाल करना है। अगर आपको पता है कि आपको एक्सरसाइज़ के बाद दमा होता है, तो आपको इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज़ ही नहीं करनी। तो इसलिए जो-जो इनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, उनसे अगर आप बचेंगे, तो इंशाल्लाह आप इस दमे की बीमारी का भी बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर सकेंगे। और इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।